अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आज हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग, सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास पॉपुलेशन मौजूद है। हमने अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल कैसे ड्रा करने हैं या कैसे ड्रा कर सकते हैं, उसके मुतालिक हम आज पढ़ेंगे। हमारे पास पॉपुलेशन होती है, उसमें से हमने अपने स्टडी से रिलेटेड सैंपल्स इकट्ठे करने होते हैं। वो सैंपल्स किस किस तरह से हो सकते हैं, इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इस टॉपिक के दो पार्ट हैं। एक है सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम सर्वे सैम्पलिंग के मतलब पढ़ेंगे, फिर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो सर्वे सैम्पलिंग में हमारे पास दो तरह से सैंपल ड्रॉ किए जाते हैं। एक को हम प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपल्स बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपल्स या रैंडम सैंपल्स, और दूसरे को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स या नॉन रैंडम सैंपल्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपल्स हम किन को कहते हैं? अगर a sample is said to be random sample or probability sample if the probability of selection for each unit in the population is known prior to the sample selection। अगर हमारा सैंपल सेलेक्ट करने से पहले हमें पता हो कि हर सैंपल की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें मौजूद तमाम यूनिट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, सैंपल सिलेक्शन से पहले हमें जब ये चीज़ पता होगी तो हम उसे प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपल्स कहेंगे। दोबारा देखें, अगर सैंपल सिलेक्शन से पहले पॉपुलेशन के हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी हमें पता हो कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ सिलेक्शन, सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें पहले से पता होगा, तो फिर हम ऐसे सैंपल को रैंडम सैंपल या प्रोबेबिलिटी सैंपल कहेंगे। ठीक है, तो रैंडम सैंपल में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सिंपल रैंडम सैंपल। ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये सिंपल रैंडम सैंपल है। इसके बाद है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, क्लस्टर सैंपल और मल्टी स्टेज सैंपल। ये इसकी मेन 5 टाइप्स हैं। हम इनके मुतालिक फर्दर पढ़ेंगे कि सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक सैंपल रैंडम सैंपल, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, क्लस्टर सैंपल और मल्टी स्टेज सैंपल किन्हें कहते हैं और इनका आपस में क्या डिफरेंस है। किस सिचुएशन में हम सिंपल की तरफ मूव करते हैं, कहाँ पर हम सिस्टमैटिक की तरफ, कहाँ पर स्ट्रेटिफाइड और कहाँ पर हम दूसरे सैंपल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता चल गया कि सिलेक्शन, सैंपल सिलेक्शन से पहले अगर पॉपुलेशन के हर यूनिट की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें पता होगी तो हम उसे रैंडम सैंपल कहेंगे। तो सबसे पहले सिंपल रैंडम सैंपल। A sample is said to be simple random sample if it is selected in such a manner
that each unit in the population has equal probability of being included in the sample. अगर हमारे पास जो सैंपल है, जो पॉपुलेशन है, उसके हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो हम उसे सिंपल रैंडम सैंपल कहते हैं। जबकि जो हमारे पास रैंडम सैंपल था, उसमें ये कंडीशन नहीं थी कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसके हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। जस्ट हमें पता होगी ये कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं थी कि वो सेम होगी। अगर प्रोबेबिलिटी तमाम यूनिट्स की सेम हो तो हम उसे सिंपल रैंडम सैंपल कहेंगे। ठीक है। अगर किसी पॉपुलेशन के तमाम यूनिट्स की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेम हो, कोई बता सकता है कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो हम ऐसे इवेंट्स को क्या कहेंगे? हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था। जी, कोई बता सकता है कि ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, हम ऐसे इवेंट्स को क्या कहेंगे? एनीवन? तो मतलब आप लोग पिछला लेक्चर नहीं पढ़ते। आप लोग 30 स्टूडेंट्स हो इस वक्त, और 30 स्टूडेंट्स में से किसी को भी नहीं पता कि हमने जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हर इवेंट की सेम हो तो उसे क्या कहेंगे? जी, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं ऐसे इवेंट्स को कि जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। और जो बाकी लोग हैं वो ध्यान कर लो उनके पास कितना नॉलेज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके एग्जाम के बगैर ही आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, और अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो हर लेक्चर को ध्यान से सुना करो और फिर उसे तैयार किया करो। तो जब हमारे पास पॉपुलेशन के पॉपुले पॉपुलेशन के हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो हम उसे सिंपल रैंडम सैंपल बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। ये थोड़ा तवज्जो तलब है। इसमें क्या होता है? A sample of size n is defined to be systematic random sample if it is obtained by choosing one unit at random from first k units and thereafter selecting every kth unit after the n units in the population have been serially numbered from 1 to n or arranged in a systematic function। और k का हमारे पास फार्मूला है, k इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है उनके टोटल यूनिट्स हमें पता होता है, n है, कैपिटल N, और हमने जितने यूनिट्स ड्रा करने होते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी अब आ रही है? जी सर, आ रही है। आप चलें ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल में हमारे पास क्या सिचुएशन होती है कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में n यूनिट्स हैं जिनको हमने अरेंज किया हुआ है 1 to n, और हमने एक सैंपल ड्रा करना है स्मॉल n। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n। लेट्स सपोज कि हमारे पास कैपिटल N है 100, ठीक है, और स्मॉल n है हमारे पास 20। ठीक है, कैपिटल N हमारे पास 100 है और स्मॉल n हमारे पास 20 है। तो हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो k इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। तो हमने पहले 5 यूनिट में से जिनको हमने अरेंज किया हुआ है, पहले 5 यूनिट में से रैंडमली कोई एक यूनिट पिक करना है। लेट्स सपोज हमारे पास जो यूनिट पिक किया हमने वो यूनिट नंबर 2 था, 2 था उसका नंबर। तो हमने क्या करना है, 2 के अंदर k जो कि हमारे पास 5 है, 2 प्लस 5, 2 के बाद हम 7th यूनिट सेलेक्ट करेंगे। 7th के अंदर फिर हम 5 ऐड करेंगे तो 12th यूनिट सेलेक्ट करेंगे। एक सिस्टम के जरिए हम हर केथ यूनिट को सिलेक्ट करी जाएंगे। पहले हमने 2 सेलेक्ट किया, उसके बाद एवरी केथ 2 के बाद 7th आ गया, 7th के बाद हमारे पास 12th आ गया, फिर हमारे पास 17th आ गया, फिर 22nd आ गया, 27th, आफ्टर सो ऑन। ठीक है, इस सिस्टम के जरिए हम अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे। अब है इन दोनों में डिफरेंस कि सिंपल रैंडम सैंपल और सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल में क्या फ़र्क है। सिंपल रैंडम सैंपल में हमारे पास जो यूनिट सेलेक्ट होंगे वो टोटली रैंडमली होंगे, वो कहीं से भी आ सकते हैं। हो सकता है कि वो पॉपुलेशन के स्टार्ट में से सारे सिलेक्ट हो जाएं, हो सकता है कि वो उनमें से मिडिल में सिलेक्ट हो जाएं, हो सकता है कि वो लास्ट पार्ट में से सारे यूनिट सेलेक्ट हो जाएं, या हो सकता है कि मिडल पार्ट में से कोई भी यूनिट सेलेक्ट ना हो। ठीक है, अगर हमारा फोकस ये है कि हमें पूरी पॉपुलेशन में से 1 to n जो कि हमारे पास अरेंज्ड हैं उनमें से हर पोर्शन की हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हर यूनिट में से कोई ना कोई सैंपल सिलेक्ट हो, तो इस सिचुएशन में हम सिस्टमेटिक की तरफ मूव करेंगे। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल में हमारे पास हर पोर्शन में से सैंपल सेलेक्ट हो रहा है, स्टार्ट में से भी हो रहा है, मिडल में से भी हो रहा है और लास्ट में से भी हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई इसकी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल और सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस हो। जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस होगी, उसके तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, तो फिर हम सिंपल रैंडम सैंपल या सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास सिचुएशन हेट्रोजीनियस होगी तो फिर हम सिंपल रैंडम सैंपल या सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल यूज नहीं कर सकेंगे।
क्योंकि जब हेट्रोजीनियस है, एक यूनिट दूसरे यूनिट से मिलता जुलता नहीं है, जब वो मिलता जुलता ही नहीं होगा तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं हो सकेगी। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल चीज़ है, ये आप लोगों की शायद इतनी जल्दी समझ ना आए, लेकिन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की तरफ आप फोकस करो कि अगर आपके पास पॉपुलेशन होमोजीनियस होगी तो आपने सिंपल रैंडम सैंपल और सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल में से कोई सा एक यूज़ करना है। अगर आपके पास पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगी तो आपने फर्दर स्ट्रेटिफाइड या क्लस्टर में से कोई एक यूज़ करना है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल किसे कहते हैं। A sample of size n is defined to be stratified random sample if it is selected from the population which has been divided into a number of non-overlapping groups called strata, such that part of sample is drawn at random from each strata। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल में क्या कहते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो हेट्रोजीनियस थी। हमने उसे हमने उसे होमोजीनियस होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जो कि नॉन ओवरलैपिंग है। जब होमोजीनियस होंगे तो एक तरह के जो सैंपल्स हैं या एक तरह के जो यूनिट्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, दूसरे तरह के दूसरे ग्रुप में, तीसरे टाइप के तीसरी जगह में आ जाएंगे। लेट्स सपोज कि अगर मैंने आपकी क्लास से सैंपल लेना है तो आपकी क्लास हेट्रोजीनियस है, क्योंकि आपकी क्लास में कुछ लोअर सीजीपीए वाले होंगे, कुछ मॉडरेट सीजीपीए वाले होंगे और कुछ हाई सीजीपीए वाले होंगे। ठीक है, तो मैं इन सब आप सब की क्लास को होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दूंगा। जो लोअर सीजीपीए वाले होंगे उनको एक ग्रुप में रख दूंगा, जो मॉडरेट सीजीपीए वाले होंगे उनको सेकंड ग्रुप में, और जो हाई सीजीपीए वाले होंगे उनको थर्ड ग्रुप में रख दूंगा। अब जो विद इन ग्रुप है वो होमोजीनियस हो गए, जो लोअर सीजीपीए वाले हैं उन सब की सीजीपीए एक दूसरे से मिलती जुलती होगी, मॉडरेट वाले आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, होमोजीनियस हो जाएंगे, हाई वाले आपस में होमोजीनियस हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। जो एक जो एक ग्रुप हम बना देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने तीन, इस एग्जांपल में तीन ग्रुप बना दिए, ये तीन हमारे पास स्ट्रेटा हैं। ठीक है, पहला स्ट्रेटा लो सीजीपीए वाला, दूसरा स्ट्रेटा मॉडरेट सीजीपीए वाला, और तीसरा स्ट्रेटा हाई सीजीपीए वाला। ये हमारे पास तीन स्ट्रेटा बन गए। अब हमने क्या करना है, अब चेक करना है कि लोअर सीजीपीए वाले की प्रोपोर्शन कितनी है। लेट्स सपोज कि हमारे पास 50 में से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लो सीजीपीए है। तो हम क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन जो सैंपल सेलेक्ट करना है उसको उसमें उसकी सिलेक्शन में इस प्रोपोर्शन को मद्देनजर रखते हुए हमने सिलेक्शन करनी है। ठीक है, इसी तरह से जिस प्रोपोर्शन से हमारे पास मॉडरेट सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स होंगे उसी प्रोपोर्शन से हमने सैंपल साइज सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसी तरह से हमने हाई सीजीपीए से भी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली हमने सैंपल सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि किसी हमारे स्ट्रेटा में जो सा है वो प्रोपोर्शन स्मॉल है लेकिन हम उसमें से लार्ज सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम उसमें से लार्ज सैंपल सेलेक्ट करेंगे वो ठीक से रिप्रेजेंट नहीं होगी जो हमारा सैंपल है। तो जिस प्रोपोर्शन से हमारे पास सैंपल्स हैं, पॉपुलेशन है, इसी प्रोपोर्शन से हमने सैंपल सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्लस्टर सैंपल। क्लस्टर सैंपल में क्या होता है कि हमारे पास
जो हेट्रोजीनियस कंडीशन है हम उसको मेंटेन रखते हुए छोटे छोटे यूनिट्स बनाते हैं जो कि मजीद हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, जैसा कि क्लस्टर बना दिया आपकी क्लास का ही मैंने जो अगर क्लस्टर सैंपल मैंने करना है तो मेल और फीमेल का मैं दो क्लस्टर बना देता हूँ। जब मेल और फीमेल का क्लस्टर बनाऊंगा तो हो सकता है कि मेल जो हमारे पास क्लस्टर है उसके अंदर लो सीजीपीए भी हो, हाई सीजीपीए भी हो। विद इन ग्रुप हेट्रोजेनिटी आती है इसमें, क्लस्टर सैंपल में विद इन ग्रुप हेट्रोजेनिटी आएगी, जबकि बिटवीन ग्रुप्स मेल और फीमेल में हेट्रोजेनिटी नहीं होगी, होमोजीनियस ग्रुप होंगे। ठीक है, समझ आ गई इसकी। इसके बाद हम दो तरह से इसमें से सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम पूरे का पूरा क्लस्टर ले लें, लिखा हुआ है सम then included in the sample either all of the units from each of chosen cluster, or selecting a random sample of units which the cluster comprises। या तो हम एक ही क्लस्टर के तमाम यूनिट्स को एज अ सैंपल यूनिट का सैंपल समझ लें, एक ही क्लस्टर के तमाम यूनिट्स को हम एज अ सैंपल कंसीडर कर लें। एक ये कंडीशन है हमारे पास। दूसरी कंडीशन ये है कि तमाम क्लस्टर में से सिंपल रैंडम सैंपल के जरिए हम सैंपल्स ड्रा कर लें और फिर उन सबको कलेक्ट कर लें एक जगह पर, तो वो भी हमारा क्लस्टर सैंपल कहलाएगा। ठीक है, दोबारा से इनका डिफरेंस देख लें। अगर तो हमारे पास हेट्रोजीनियस कंडीशन आ रही है पॉपुलेशन में, तो हम उसको दो तरह से हैंडल कर लेंगे। हम उसके ग्रुप्स बनाएंगे, अगर तो ग्रुप्स आपस में हेट्रोजीनियस हों और ग्रुप के अंदर जो यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस हों, तो इस सिचुएशन में हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल यूज होगा। और अगर हमारे पास पॉपुलेशन के जो ग्रुप्स हमने बनाए वो ग्रुप आपस में होमोजीनियस हों, दो ग्रुप आपस में होमोजीनियस हों और ग्रुप्स के अंदर जो यूनिट हैं वो हेट्रोजीनियस हों, तो फिर हम क्लस्टर सैंपल यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मल्टी स्टेज सैंपल। मल्टी स्टेज सैंपल ज़रा बाकी रैंडम सैंपल की निस्बत मुख्तलिफ सा है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ स्टेजेस पे सैंपल की सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ सैंपल हम फर्स्ट स्टेज पे सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ सैंपल हम सेकंड स्टेज पे, कुछ हम थर्ड स्टेज पे जाके सिलेक्ट करते हैं। इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस बना देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने किसी ट्रायल देखे हों जो कि स्पोर्ट्स ट्रायल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के या किसी भी डिपार्टमेंट के, जो ट्रायल्स होते हैं जहाँ पर सिलेक्शन होती है प्लेयर्स की, उसमें क्या होता है पहले एक ऐसा ट्रायल लेते हैं जिसमें तमाम प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं। ठीक है, उनमें से फिर वो कुछ प्लेयर्स की सिलेक्शन कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि अगर 1000 हमारे पास प्लेयर्स हैं, उनमें से पहली स्टेज के ऊपर उन्होंने सिलेक्शन की कि हमारे पास 400 रह गए। ठीक है, बाकी सबको उन्होंने कहा कि आप फारिग हैं, आप जा सकते हैं। बाकी 400 के ऊपर उन्होंने अगली स्टेज पे फिर सैम्पलिंग जो ट्रायल लिए। इस तरह मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर सैंपल्स लेते गए और लास्ट पे उनके पास एक टीम बन गई 15-16 लड़कों की,
कि जो कि एक मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कराती है, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के वो एक सैंपल बन गई हमारे पास। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास सैंपल आएगा उसे हम मल्टी स्टेज कहते हैं, मल्टी स्टेज सैंपल। इसका एक अल्टरनेटिव भी है, उसको कहते हैं मल्टी फेज। ठीक है, मल्टी स्टेज और मल्टी फेज में क्या फ़र्क है? अगर हमने, जिस तरह मैंने बताया कि हमने लास्ट पे सिलेक्शन की है कुछ स्टेजेस के गुजरने के बाद, उसे हम मल्टी स्टेज कहते हैं। अगर हम हर स्टेज में से कुछ दो चार सैंपल सेलेक्ट करते रहें तो हम उसे मल्टी फेज कहते हैं। पहले फेज में से चार पांच सैंपल सेलेक्ट कर लिए, फिर दूसरे फेज में से चार पांच, आफ्टर सॉन जितने फेज हैं हमारे पास, उन फेजेस में से चार पांच हम सैंपल सेलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसको मल्टी फेज कहते हैं, जो कि बहुत कम यूज होता है। ज़्यादातर हमारे पास मल्टी स्टेज सैंपल यूज होता है। ये पांच हमारे पास जो सैंपल्स हैं, सैंपल्स की टाइप हैं, ये मोस्टली यूज होती हैं। अगर इनमें से किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, किसी टाइप की समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, कुछ मसला है, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सर होमोजीनियस ग्रुप और हेटेरोजीनियस ग्रुप में क्या डिफरेंस है? होमोजीनियस ग्रुप आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, उनमें होमोजेनिटी आती है। और जब हेट्रोजेनिटी होगी, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, तो वो हेट्रोजीनियस कंडीशन होगी। जैसे मैंने बताया कि अगर सीजीपीए, लो सीजीपीए वाला और हाई सीजीपीए वाला हेट्रोजेनिटी बता रहा है ना। ठीक है, एक की सीजीपीए 3.01 है और एक की सीजीपीए 3.99 है, तो इतनी हेट्रोजेनिटी आ गई। और अगर वही हमने 3.01 है और 3.1 है, तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, होमोजीनियस कंडीशंस आ रही हैं वो तो। ठीक है, ओके अगर सर। सैंपल्स यूनिट्स एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, तो वो यूनिट्स होमोजीनियस होंगे। अगर एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे, तो वो हेट्रोजीनियस होंगे। अगर किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग दोबारा। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल में हम क्या करते हैं, ये 1 मिनट रह गया, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताता हूँ, क्योंकि मज़ीद क्वेश्चन भी अगर हो सकते हैं तो।